बिहार के शिक्षकों को अब सीएल लेना हो गया महंगा। ई शिक्षा कोष ऐप ने पगलाया। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों दिसंबर 2024 के महीने में बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए सीएल का एक मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके लिए जहां एक तरफ ई शिक्षा कोष एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर रहा है, वहीं विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए वहां के विद्यालय प्रशासन यानी प्रधानाध्यापकों के द्वारा सीएल के बिंदु पर कई प्रकार के नियम बताए जा रहे हैं। उधर ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के कारण शिक्षकों को निलंबन जैसे कार्रवाई से भी झेलना पड़ रहा है, तो वहीं मध्याह्न भोजन के क्रम में अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा एक भी अंडा घर ले जाया जाता है तो उसके आधार पर उनका निलंबन तय हो जाता है। आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए इस दिसंबर 2024 के महीने में सीएल लेना अब महंगा हो गया है। जहां एक तरफ शिक्षकों के द्वारा अंतिम महीने में तमाम सीएल का उपभोग कर लेने की बात कही जाती है कि आखिर हमारा सीएल है, हमारी छुट्टी है, तो हम क्यों व्यर्थ बर्बाद जाने दें, हम अपना आवश्यक कार्य इसी दिसंबर महीने में पूर्ण कर लेंगे। वास्तविक सोच है और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को छुट्टियां नहीं प्रदान की जाती है। सुबह 9:30 से लेकर 4 बजे तक इन दिनों विद्यालय में रहने पड़ते हैं और वहीं किसी भी प्रकार की छुट्टी अन्य दिनों में नहीं मुहैया कराई जाती है। वहीं सीए लेने के क्रम में बिहार के खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के ऊपर एक सवाल खड़ा किया गया है और हमारे पास ये खबर आई है कि एक नियोजित शिक्षक ने ये खबर हमें बताई है कि जब उनके द्वारा दिसंबर महीने में सीएल लेने की बात विद्यालय के प्रधानाध्यापक से की गई, उन्हें अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उनके द्वारा सीएल पर एक नया नियम बताया गया है। दोस्तों, उस नियम के बारे में हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या है, उस पर राय क्या है, कमेंट के माध्यम से आप उस नियम के बारे में ज़रूर बताएंगे। यह नियम है कि जब शिक्षक के द्वारा सीएल हेतु आवेदन दिया गया तो प्रधानाध्यापक की ओर से कहा गया कि विद्यालय सेवा नियमावली यह कहती है कि अगर शिक्षक शनिवार को आकस्मिक अवकाश में रहते हैं और सोमवार को भी आकस्मिक अवकाश में रहते हैं तो 2 दिनों का सीएल नहीं बल्कि 3 दिनों का सीएल लेना होगा और शिक्षक का 3 सीएल काउंट किया जाएगा। जब शिक्षक की ओर से यह कहा गया कि यह तो घोषित अवकाश है, ऐसे में हमारा सीएल कैसे काउंट हो सकता है, हम 2 ही कार्य दिवस में सीएल ले रहे हैं, तो यह मेरा अधिकार है कि हम 2 सीएल सैटरडे और मंडे को अपने छुट्टी के रूप में उपभोग करें। इसके आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कहा गया है कि विद्यालय सेवा नियमावली यह कहती है कि लगातार अगर शिक्षक के द्वारा आकस्मिक अवकाश 4 या 5 दिनों की ली जाती है या फिर 2 दिनों के लिए भी ली जाती है, उसके बीच में अगर कोई घोषित अवकाश होता है तो वह घोषित अवकाश भी सीएल में ही काउंट हो जाता है। इसलिए शिक्षकों को सोच समझकर सीएल का उपभोग करना चाहिए। दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या राय है? वास्तव में अगर नियोजित शिक्षकों की नियमावली की बातें कही जाए तो इसमें इस बात का कहीं से भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि शिक्षकों के द्वारा एक साथ 12 सीएल का उपभोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी गजट में नहीं देखा है कि सीएल के मामले में अगर लगातार सीएल लिया जाता है तो उसमें घोषित अवकाश भी सीएल में काउंट हो जाता है। हाँ, ऐसा प्रावधान है कि अगर शिक्षक चिकित्सा अवकाश में जाते हैं तो उनका लगातार वह अवकाश घोषित होता है, क्योंकि वह अवकाश तिथियों के आधार पर होता है, इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक। अगर मातृत्व अवकाश की बात होती है तो उसमें भी घोषित अवकाश काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वह भी तिथियों के आधार पर ही उपभोग किया जाता है कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक मातृत्व अवकाश में हम रहेंगे। वहीं अर्जित अवकाश की बातें कही जाए तो इसमें भी यही लागू होता है कि अर्जित अवकाश भी शिक्षकों के द्वारा इतने तारीख से इतने तारीख तक यानी तिथियों के आधार पर उपभोग किया जाता है। लेकिन शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश यानी सीएल होता है, जो कि एकाएक कोई आवश्यक कार्य हो जाने के कारण ही शिक्षकों द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। ऐसे में अवकाश की अवधि को सीएल में काउंट किया जाना मेरे सोच के अनुसार कहीं से सार्थक साबित नहीं होता है।
वही दोस्तों, जब उक्त प्रधानाध्यापक से यह सवाल पूछा गया कि जब आपका कहना है कि शनिवार और सोमवार 2 दिनों का सीएल लिया जाता है, तो रविवार भी सीएल में काउंट हो जाएगा, ये आखिर कैसे हो सकता है? क्योंकि ई शिक्षा कोष ऐप पर इन दिनों संडे को वीकली हॉलिडे घोषित किया गया है। उस तिथि को शिक्षकों का अटेंडेंस ही नहीं बनता है, तो आखिर वह सीएल में परिणत कैसे हो सकता है? इन बिंदुओं पर विद्यालय प्रशासन द्वारा चुप्पी साध ली गई और ये कहा गया कि यह सितंबर महीने में जुड़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह वाद विवाद का विषय नहीं है। वास्तव में इसके संबंध में स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए। क्या सीएल के मामले में लगातार लेने पर घोषित अवकाश भी सीएल में काउंट हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं? इसके संबंध में अगर किन्हीं शिक्षक बंधु को, किन्हीं विद्वान शिक्षाविदों के पास कोई गजट है, कोई नियमावली है या फिर कोई सटीक जानकारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि यह पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप इन दिनों शिक्षकों को पगला कर रख दिया है। वो तो खुद पागल हो चुका है, लेकिन शिक्षकों को भी पगला कर रख दिया है। जहां एक तरफ सीएल के बिंदु पर ही चर्चा की जाए, तो आपको पता होगा कि इन दिनों दिसंबर महीने को नए साल में काउंट कर लिया गया है ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा, और दिसंबर महीने में शिक्षकों के द्वारा जो भी सीएल का उपभोग किया जा रहा है, वो सभी के सभी जनवरी 2025 के अवकाश से काटे जा रहे हैं। इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। लेकिन उधर शिक्षा विभाग के द्वारा इसी ई शिक्षा कोष ऐप पर विश्वास करते हुए रैंडम चेक के माध्यम से शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, कार्रवाई के क्रम में एक पत्र जारी किया गया है स्पष्टीकरण से संबंधित। यह पत्र जारी किया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई की ओर से। आइए, आपके स्क्रीन पर वह पत्र मौजूद है। दोस्तों, यह पत्र 13 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है और इस पत्र में उल्लेख किया गया है स्पष्टीकरण के संबंध में। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रैंडम जांच के क्रम में पाया गया कि आपके विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका अन्नू कुमारी की उपस्थिति से संबंधित विवरणी इस प्रकार है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 5 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन अटेंडेंस का डाटा जारी किया गया है, जिसमें 5, 6, 7 दिसंबर 2024 को शिक्षिका द्वारा अन्यत्र जगह से अटेंडेंस बनाया गया है, जबकि 9, 10, 11, 12 को अब्सेंट दिखाया गया है। साथ ही 13 दिसंबर 2024 को उक्त शिक्षिका द्वारा अन्यत्र जगह से ही अटेंडेंस बनाया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि इससे स्पष्ट होता है कि नियम के विपरीत बिना किसी आदेश से उक्त शिक्षिका के द्वारा मनमाने तरीके से मार्क ऑन ड्यूटी कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। साथ ही उपस्थिति स्थल अन्यत्र जगह का प्रतीत होता है। इसके अलावा ये विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि आपके विद्यालय में शिक्षक मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं और आपकी जवाबदेही परिलक्षित होती है। क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संधारित की जाए। आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16/12/2024 को अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय आने तक आपका और उक्त शिक्षिका का दिनांक 5/12/2024 से लेकर 13/12/2024 तक का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। यानी स्पष्ट रूप से इस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि उक्त शिक्षिका द्वारा अन्यत्र जगह से अटेंडेंस बनाया गया, जो तस्वीर साबित करती है। दोस्तों, यह माना जा सकता है उनके द्वारा ऐसा किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर इसी ई शिक्षा कोष ऐप पर विश्वास करते हुए यह भी दिखाया गया है कि उक्त शिक्षिका विद्यालय से अनुपस्थित थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ई शिक्षा कोष ऐप में सबसे बड़ी खामी ये है कि शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बना लिए जाने के बाद भी उसमें अटेंडेंस प्रदर्शित नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब विद्यालय से आउट होते समय शिक्षक आउट बटन पर क्लिक करना चाहते हैं। उस समय ई शिक्षा कोष एक बार फिर से शिक्षकों को स्कूल इन पर आने के लिए कहता है। उस समय आखिर शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक एक बार फिर से स्कूल इन करते हैं, फिर उसी समय में स्कूल से आउट होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि विद्यालय से वो शिक्षक अनुपस्थित करार दे दिए जाते हैं। ई शिक्षा कोष पर उनकी अनुपस्थिति शो होने लगती है। तो यह सवाल खड़ा होता है, ऐप के माध्यम से अगर किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाना
कहीं से भी उचित नहीं है। वास्तव में इसका समुचित जांच होना चाहिए था। उसके बाद ही वेतन स्थगित किया जाना चाहिए था। वेतन डायरेक्ट रूप में स्थगित कर दिया जाना कहीं से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई का सार्थक प्रतीत नहीं होता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों एक और मामला सामने उभर कर आया है और वह मामला है वैशाली जिले से संबंधित। मामला यूं है कि एक प्रधानाध्यापक के द्वारा बीते शुक्रवार को विद्यालय में अंडे की वितरण की जा रही थी। स्वाभाविक है, अंडा का वितरण करने का आदेश है। इस क्रम में वहां के प्रधानाध्यापक के द्वारा 1 से 2 अंडे बच जाने के एवज में विद्यालय से बाहर ले जाया जा रहा था। हो सकता है वो इसे खा लेते या फिर किसी और बच्चे को दे देते। इसी बीच किसी ग्रामीण के द्वारा उसका वीडियो बना लिया गया और उसी समय में उक्त शिक्षक से बहस करना शुरू कर दिया गया कि यह विद्यालय का अंडा है, आप बाहर क्यों ले जा रहे हैं, और इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया। इसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली के द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर स्पष्टीकरण किया गया है, इस रूप में कि आपके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, आपके द्वारा बच्चों की हकमारी की गई है, आपके द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया है, क्यों नहीं आपको निलंबित किया जाए। यह पत्र आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्पष्टीकरण संबंधी पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा गलत अटेंडेंस बनाकर ज़्यादा मात्रा में अंडे की खरीदारी की जाती है, जो कि बिहार सरकारी अधिनियम के विपरीत है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा अगर 1 से 2 अंडे हो या 3 अंडे हो या 4 अंडे हो बच गए हो तो उसे क्या करते। यह स्वाभाविक है कि कुछ छात्र टिफिन में भाग जाते हैं और टिफिन से पहले ही प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय में अंडे की व्यवस्था कर ली जाती है। जब छात्र भाग जाएंगे उसके बाद उनके हिस्से का अंडा विद्यालय में ही रह जाएंगे, उस वक्त प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, इसका भी दिशा निर्देश जारी होना चाहिए था। चाहे फल ही क्यों न हो, जब कोई छात्र अगर विद्यालय अवधि में ही बीमार पड़ जाए या फिर उनके अभिभावक द्वारा उन्हें छुट्टी मंगाकर घर बुला लिया जाए या फिर वो छात्र बीच अवधि में ही भाग जाए, तब उनके हिस्से का फल या अंडा जो बचेगा उसका आखिर क्या किया जाएगा। क्या प्रखंड संसाधन केंद्र के पास इसे जमा करना है या फिर शिक्षा समिति को सुपुर्द करना है या फिर क्या करना है। शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए था और बिना स्पष्ट दिशा निर्देश के एवज में शिक्षकों के ऊपर निलंबन संबंधी पत्र जारी करना बिल्कुल ही शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है, जिसके आधार पर शिक्षकों को मुख्य रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ व सिर्फ एक वीडियो वायरल करने से। शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए था कि वीडियो वायरल होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर 1-2 अंडे ही प्रधानाध्यापक द्वारा ले जाया जा रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर उस अंडे का क्या किया जाएगा? क्या वीडियो बनाने वाले को दे दिया जाता तो यह वीडियो वायरल होता? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कहा जाता है शिक्षा विभाग, लेकिन शिक्षा विभाग अपने स्वविवेक से काम नहीं करती, सिर्फ व सिर्फ दूसरे के इशारों पर शिक्षकों को नचाने का काम करती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।